में, जिन्होंने अपने खून का एक एक कतरा, अपने जीवन के सारे सुख सुविधाएं हमारी वजह से बलिदान की कि उनकी आने वाली पीढ़ी देश में स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों के साथ जी पाए। ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए मुझे बड़ा गौरव फील हो रहा है कि हम उनके वंशज हैं। उनके साथ साथ आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की भी शहादत दिवस है। मैं इस मंच के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा जी को भी नमन करता हूं। लेकिन सम्मानित साथियों, सिर्फ नमन करने से काम नहीं चलेगा। नमन के साथ साथ हमें उनके दिखाए रास्ते पे भी चलना पड़ेगा। हमें जो लोग मिशन की बात करते हैं, जो लोग मिशनरी भावना की बात करते हैं, जो नीला पटका डाल के हमारे नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों को गांव देहात में जाके अपनी जिम्मेदारी को अदा करना पड़ेगा। उनको खुद मिटा के, खुद को इस आंदोलन में लगा के, अपने समाज को अपने कंधों पे बिठा के आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब जाकर ये आंदोलन पुनः खड़ा होगा। मैं नमन करता हूं महात्मा बुद्ध को, मैं नमन करता हूं सतगुरु रविदास जी को, मैं नमन करता हूं भगवान वाल्मीकि जी को, गुरु नानक देव को, संत कबीर को। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर को। मैं नमन करता हूं महामना रामस्वरूप वर्मा जी को, शहीद आजम भगत सिंह को, पेरियर रामास्वामी नायकर को, पेरे लल्ले यादव को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर को। मैं नमन करता हूं गुर्जर सम्राट मीर भोज जी को। मैं नमन करता हूं कोतवाल धन सिंह गुर्जर को। मैं नमन करता हूं कुंभाराम आर्य जी को, सर छोटू राम जी को, महाराज सिंह भारती जी को। और मैं नमन करता हूं माता दीन वाल्मीकि जी को, विजय सिंह पथिक जी को और उन वीरांगनाओं को जिनमें माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ झलकारी बाई कोरी और ऐसी वीरांगनाएं, माँ फूलन देवी, माँ रमाबाई, माँ सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने अपने बच्चों से भी ज्यादा हमें अपने बच्चे मान के हमारे लिए। लाइट चली गई? हेलो, अभी तो पता नहीं क्या क्या जाएगा। इस लाइट का तो इंतजाम हम कर लेंगे, लेकिन जो रोशनी हमारे घरों से भी जाने का, छीनने का प्रयास कर रहा है, उसके बारे में भी हमें सोचना है। तो ये तो जनरेटर से इंतजाम हो जाएगा, ये जनरेटर से इंतजाम हो जाएगा। या मुझे आपने इतनी ताकत दी है कि मैं और जोर लगा के बोलूंगा तो मेरी आवाज आप तक आ जाएगी, ऐसा भी मेरा मानना है। लेकिन जो रोशनी भारतीय संविधान की वजह से हम वंचित वर्गों के घरों में आई थी, उसको ये सरकार, समझ रहे हो? हेलो, इसका तो इंतजाम हो गया। अब बात करें, ये मैंने अपनी कुर्सी पे उस मां को बिठाया जिसने अपने बच्चे को खो दिया। वो बच्चा, वो हमारा छोटा भाई आकाश गुर्जर, आप अपने भाई के रूप में उसको महसूस करो कि वो आपका भाई था। चुप हो जाओ, जहां बैठे वहीं सुन लो। इतने अच्छे नहीं हो तुम, पहले तुम्हें बिठाना पड़ रहा था, अब तुम इनको ज्ञान बांटने लगे हो। अगर तुम पहले अनुशासित होते तो ये लोग नहीं खड़े हो पाते। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आज हम हजारों संख्या में यहां हैं। हमारे प्रदेश के नेता सुनील अवस्थी जी, बैरसिया जी, सत्येंद्र जी, राहुल जी, रामप्रीत जी, अनिल जी, चंदन जी, ये सब लोग हमारे प्रदेश के नेता यहाँ हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी भाई रविंद्र भाटी जी भी यहाँ हैं, दशरथ जी भी यहाँ हैं, वीरेंद्र जी भी यहाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब न्याय सबके लिए समान है तो आकाश गुर्जर का ऐसा क्या अपराध था कि उसके परिवार को, वो हमारी माँ जो यहाँ बैठी हो आज, उसको खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। उसका एकमात्र अपराध था कि वो भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता था, अग्निवीर में भर्ती होने के लिए गया।
उसका नाम आकाश गुजर की जगह आकाश अहिरवार भी हो सकता था, आकाश जाटव भी हो सकता था, आकाश मेघवाल भी हो सकता था, आकाश चौधरी भी हो सकता था, क्योंकि हम मानवता को मानते हैं, हम इंसानियत को मानते हैं। हम ये मानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है वो इंसानियत है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये माँ यहाँ बैठी है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने आप को हिंदुत्व की सरकार कहती है, और उस आकाश गुजर की माँ को क्या जवाब है इनके पास, जिनके बच्चे के खून से होली इस सरकार के अधिकारियों ने खेली। जहां इनकी यूपी में भी सरकार है, आगरा में वो उतरा और उसको उठा ले गए और उसको गोली मार के 40 दिन वो लोग वो अस्पताल में रहा। जानवर को भी नहीं बांधते, जानवर की तरह उसके पैर में बेड़ी डाल के तब तक उसको इलाज को प्राइवेट हॉस्पिटल तक भी उसको जाने नहीं दिया जब तक उस बच्चे ने अपने प्राण नहीं तोड़ दिए। वो ये सोचता होगा आकाश गुजर कि कोई तो होगा जो मुझे न्याय दिलाएगा, कोई तो मेरा भाई खड़ा होगा। ऐतिहासिक रूप से मैंने गुजर समाज में जन्म नहीं लिया, मगर मैंने इस बहुजन समाज में जन्म लिया है। आकाश गुजर मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, इसको न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। और जितनी जिम्मेदारी मेरी है इतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। मैं इसलिए भी लड़ रहा हूं, ऐसा नहीं कि यहाँ बहुजन समाज कमजोर है, हम इनको आर्थिक मदद नहीं करा सकते, हम इनको आर्थिक मदद भी करा सकते हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं ये सरकारें किसके लिए हैं? हम सरकार को पैसा देते हैं, हम जो टैक्स देते हैं उससे सरकार का बजट बनता है, उस बजट से हमारे लिए काम होने चाहिए। लेकिन उस बजट से जो गोलियां बन रही हैं, उन गोलियों को हमारे सीने में दागा जा रहा है, ये सरकार ने हमें दिया है। हो सकता है आने वाले कल में गुर्जर समाज के लोग इस अन्याय को भूल जाएं, हो सकता है वो अपने छोटे छोटे स्वार्थ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में इस बात को भूल जाएं। लेकिन मैं जानता हूं कि हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग इस अन्याय को नहीं भूलेंगे, इस बात को मैं जानता हूं। देखो मौसम अच्छा हो गया, हवा भी चल रही, अब आपको गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन अब आपके सीने में आग लगनी चाहिए। मेरे पास इतनी समस्याओं की लिस्ट है। मैं जब वहां से चला चंदेरी से, आज हम रात हम चंदेरी में रुके, इन्होंने मुझसे कहा कि बहुत अच्छी जगह है। मैं भी ये सुनता था, किताबों मैंने पढ़ा, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी है चंदेली का किला। मैंने इनको ये बताया कि किले तो यहाँ हम लोगों पे रहे हैं पहले, ऐसा नहीं, बहुजन समाज के लोगों का इस देश में राज सत्ता रही है, राजतंत्र में भी उनके पास राजा रहे हैं। लेकिन इस तरह की व्यवस्था इस देश में बना के उसका अगर उदाहरण सुनना हो तो गुर्जर सम्राट मीर भोज उसका उदाहरण है। अगर आपको किले ही देखने हो तो उनके देख लो। लेकिन मैंने उस किले में बताया अपने लोगों को कि इस किले में अभी आपकी हैसियत ये है कि ये किला छीनने वाले तो आप हो, लेकिन इस किले के मालिक आप नहीं बन सकते। इस लोकतंत्र में जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार दिलाया और ये संदेश दिया माननीय काशीराम साहब ने कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ 90% आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की है। आप ये सोचो इस प्रदेश में हमारी राजनीतिक हैसियत क्या है, और हैसियत अगर जांचनी हो तो आकाश गुजर की मां की तरफ देखो, आपको पता लग जाएगा हमारी बहुजन समाज की हैसियत यहाँ क्या है। अगर हैसियत देखनी हो तो जब अभी पंचायत का चुनाव आया, आप उसमें जो OBC समाज को आरक्षण मिला उसमें देख लो। और अगर हैसियत देखनी हो तो 2 अप्रैल को जब आप अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे आए थे, आपके खून से होली खेली सरकार ने। हैसियत देखनी हो तो आप अपनी हैसियत देख लो कि हजारों लोगों ने जेल काटी, हमने शहादतें सही और हमारे लोगों को NSA जैसी धाराओं में बंद किया गया। मैं खुद उस समय NSA में बंद था। अपराध मात्र एक था कि हम इस तानाशाही सरकार के आगे झुकना नहीं चाहते थे और अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते थे। ये जून का महीना है, आज 9 तारीख है, 8 तारीख को मुझे बंद किया गया डलहौजी से गिरफ्तार करके। आज 9 तारीख की सुबह मैं जेल में पहुंचा, 16 महीने मैंने जेल काटी, हर एक दिन मैंने ये इंतजार किया। देखो समय कैसे खींच के लाता है। मैं 8 तारीख की रात को चंदेली के किले में था और 9 तारीख को आपके बीच में हुई है। वही 9 तारीख है 2017 में
जिस समय मैं अपने लोगों के हक अधिकारों के लिए लड़ रहा था सीना तान के, और इस सरकार ने मुझे गिरफ्तार कराया। और जब मुझे बेल मिल गई तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दी। मैंने कभी घुटने नहीं टेके सरकार के सामने। 16 महीने मैंने 8x6x10 की एक काल कोठरी में दिन काटे। आप सब समझदार लोग हो। उस 6x10 की कोठरी में मैंने इसलिए समय काटा कि एक दिन वो समय आएगा कि इस 6x10 की कोठरी से जो मैंने सीखा है, जो अन्याय मैंने सहा है, उससे ताकत लेके मैं समाज के बीच में जाकर समाज को जागरूक करने का काम करूंगा कि फिर किसी चंद्रशेखर के साथ ऐसा ना हो। और इस बात को मैं कर भी रहा हूं लंबे समय से। लेकिन आज तकलीफ ये है कि चंद्रशेखर को तो सिर्फ जेल मिली थी, वो तो जिंदा है आपके बीच में, लेकिन इस आकाश गुजर की तो जान ही नहीं बची। मैंने उस दिन जब मैं आया और मैंने इनसे सवाल किया, यहाँ के अधिकारियों ने वादा किया, बड़ी लुभावनी बातें की, हम परिवार के घर जाएंगे, हम उनसे मिलेंगे, हम जांच कराएंगे। आपको नेमावर की घटना याद है या नहीं है बताओ? कितने लोगों को याद है नेमावर की घटना? इसका मतलब बहुत कम लोग जानते हैं नेमावर के बारे में। मैं आपको याद दिलाता हूं, याद आ जाएगी। नेमावर के एक परिवार में एक बेटी थी भारती। उसके परिवार को, उन बच्चों को मार के, एक छोटा सा बच्चा भी उस घर में था, उनकी मां थी, और 12-14 फुट नीचे गड्ढे में जो है दफना दिया गया। और हम लोग नेमावर पहुंचे थे और हमने सरकार से ऐलान किया कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बाद में सीबीआई जांच हुई, नीचे भी इनकी सरकार, ऊपर भी इनकी सरकार, और परिणाम ये हुए कि सीबीआई जांच में भी कुछ नहीं आया। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको इसलिए दर्द इसलिए याद दिला रहा हूं कि हम दुश्मन को ताकत देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा भला करेंगे। आप ये सोचो, जहां आज भी देश में जातिवाद है, जहां आज भी देश में गैर बराबरी है, वहां ये लोग आपको अधिकारों का जीवन, सम्मान का जीवन देने के लिए तैयार हैं क्या? अगर नहीं तैयार है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मान के आप क्यों अपनी ताकत नहीं बनाते? ये डबरा है, ग्वालियर है, चंबल है, ये क्रांति की भूमि है। चंबल का इतिहास पूरे देश दुनिया में पढ़ा जाता है कि चंबल में बागी पैदा होते हैं। चंबल के बागियों को अब क्योंकि लोकतंत्र भारत में है, बागी बनना चाहिए, लेकिन इस बार हथियार नहीं, इस बार संविधान उठाना चाहिए और कलम की ताकत के लिए लड़ना चाहिए। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज हमें बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात के साथ खड़े होने की देर है कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। आज हमें बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात के साथ खड़े होने की देर है जब वो ये कहते हैं कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। आज आपको मान्यवर काशीराम साहब की उस बात के साथ खड़ा होना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। आज मान्यवर काशीराम साहब की उस बात के साथ भी खड़ा होना चाहिए कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी चाहिए। आप ये सोचो, इस मध्य प्रदेश में 90% बहुजन समाज में से अगर हम 40-45% बहुजन समाज को भी अपने साथ जोड़ लें, भाईचारा पैदा कर लें और वोट की शक्ति के लिए गांव-गांव जाके बूथ कमेटियां बना के, सेक्टर कमेटियां बना के संघर्ष करें और यहां हम लोग ताकत में आ जाए, तो क्या अभी कभी आपको किसी अन्याय के, क्या आपके साथ अन्याय होगा? पहली बात। या फिर अगर अन्याय की कोई घटना हो जाएगी तो आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। आपने देखा कि जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ, क्या किसी ने धरना किया? क्या आंदोलन किया? क्या कोई ज्ञापन दिया? जिनकी राज सत्ता होती है, जिनके पास ताकत होती है, उनको अधिकार मिलते हैं। जिनके पास राज सत्ता नहीं होती उनको जूते 4 मिलते हैं। हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमें जूते चाहिए या हमें जो है अधिकार चाहिए। मैं कई घटनाओं पे जिक्र करूंगा। एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो नौजवान नेता हमारे तैयार हो गए हैं, वो मेरी बात पे गौर करें। ये मेरा संदेश है आपको। हमारे सम्मान्य जिलाध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे कार्यक्रम के आयोजक वो भी जो हैं भाई सत्येंद्र जी, वो भी नौजवान हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी और अध्यक्ष भी नौजवान हैं सारे। मैं आपसे संदेश के तौर पे कहना चाहता हूँ, हम नौजवानों के कंधे पे मिशन को आगे बढ़ाने के साथ साथ इस इतने बड़े समाज की भी जिम्मेदारी है। अगर ये पीढ़ी नहीं लड़ेगी तो आपको लगता है कि क्या इतने अवसर, इतने अधिकार बचेंगे आने वाले समय में कि आने वाली पीढ़ी इस देश में लड़ पाएंगी? हम जितने नौजवान बैठे हैं,
आप मेहनत मजदूरी करके, क्योंकि हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम लोग रोजगार छोटा मोटा करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम किसके लिए लड़ रहे हैं, क्या आपने कभी सोचने का प्रयास किया? आज हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, आज हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं लड़े तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में क्या बचेगा। आपके घर में जो 4, 6, 7, 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, कल जब अधिकार खत्म हो जाएंगे वो आपसे पूछेंगे कि जब अधिकार छीन रहे थे आप क्या कर रहे थे भैया, आप क्या कर रहे थे चाचा, आप क्या कर रहे थे ताऊ? क्या जवाब दोगे तब आप? देखो, जब जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना वो क्या कर रहा है, हमें मेहनत करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको क्या करना है। आपको गांव देहात में निकलना है, हर विधानसभा में अपने 200 सक्रिय कार्यकर्ता खड़े करने हैं। उन सक्रिय कार्यकर्ताओं को, एक एक कार्यकर्ताओं को 400-400 बूथ होंगे मुश्किल से यहाँ विधानसभाओं में, हर एक कार्यकर्ताओं को 2 बूथ बनाने की जिम्मेदारी देनी है। जब आपके बूथ पे 30 से 35 लोग आपके संगठन से, आपकी पार्टी से जुड़ जाएंगे और वो लोग मेहनत करेंगे अगले 3 महीने, तो आप बूथ जीत के आओगे। जो बूथ जीत के आएगा वो विधानसभा जीतेगा। जिनका जो विधानसभा जीत के आएगा, जिनके ज्यादा विधायक होंगे, उनकी सरकार बनेगी। जिनकी सरकार बनेगी उनके समाज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, उनके समाज के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, उनके समाज के आकाश गुजर के हत्या ना होगी, उनके साथ 2 अप्रैल जैसी खून की होली नहीं खेली जाएगी। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप ये सोचते हो कि आपका काम कोई और करेगा? आप ये सोचो, मुकाबला किनसे है? मुकाबला उनसे है जो ईमानदार नहीं है, जो झूठे हैं, फरेबी हैं, लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं, उनसे मुकाबला है। वो 5 बजे उठ के झूठ फैलाते हैं। हम एक दिन सभा करके सोच रहे हैं कि हमारा राज आ जाएगा, ये तो संभव नहीं। इसलिए ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो भूखे तो रह सकते हैं लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकते, जिनके दिल में पीड़ा है, जो गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हैं, उन वीर नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास आपको बुला रहा है, इतिहास आपको याद कर रहा है कि आने वाले समय में आपको किस नाम से जाना जाए। इस नाम से जाना जाए कि आपने अपने कंधों पे इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, या आप चुपचाप उस समय सहते रहे जब अधिकार छीन रहे थे। आपको वीरों की श्रेणी में शामिल होना है या आप गद्दारों की श्रेणी में जाना चाहते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, कोई कमी आप में नहीं है, रोटी आप भी खाते हैं। कुदरत ने 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा शरीर आपको दिया है। आप भी आगे बढ़ सकते हो अगर आप गांव देहात में जाके बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम करो। जिस दिन से मैं भाईचारे के लिए लगा हूं, ये तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये जान लो, छोटी छोटी घटनाओं से हमें अपनी एकता को बिखरने नहीं देना है, क्योंकि ये सोचो, ये साजिश करके हमारी एकता को तोड़ेंगे। आज हमारी एकता तोड़ रहे हैं, कल हमें अधिकारों से वंचित कर देंगे। अगर हमें स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना है तो हमें अधिकार लेने पड़ेंगे। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो फसल आपने तैयार की है मेहनत करके, सिर्फ साधारण भाषा में समझे गांव की, कि जो फसल आपने तैयार की कर दी है, उस फसल को घर तक लाओगे कैसे? जो फसल आपकी खेत में खड़ी है उसको घर तक पहुंचाओगे कैसे? अगर फसल जो खेत में खड़ी है उस पर प्राकृतिक मार भी होगी, आंधी आ जाएगी, फसल गिर जाएगी, ओला पड़ जाएगा, फसल गिर जाएगी, बारिश आ जाएगी, फसल डूब जाएगी, कोई चोर चुरा ले जाएगा, कोई आग लगा देगा। ये जो फसल आपने बहुजन समाज की तैयार की है, अगर आप बूथ के जरिए इसको संगठित नहीं करोगे, यानी कि फसल को काटने वाले, फसल को इकट्ठा करने वाले, फसल को ढो के घर तक लाने वाले तैयार नहीं करोगे, बूथ पे कार्यकर्ता ईमानदार समर्पित, तो फसल आपकी होगी और वो घर किसी और के जाएगी। जब फसल आपकी होगी और घर किसी और के जाएगी तो भला किसी का होगा। आपके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ बेबसी, लाचारी और आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने बूथ के संगठन को मजबूत करो, विश्वास करो। आपकी दृढ़ इच्छा के सामने ना तो बारिश आपके हौसले को हिला सकती, ना ये आंधी तूफान आपके हौसले को हिला सकता। मैं आपको जानता हूं, आप बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हो, आप शहीद आजम भगत सिंह के वंशज हो। आपको अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। इस आंधी तूफान से बड़ी आंधी चल रही है आपके अधिकारों के खिलाफ। उन अधिकारों के खिलाफ जो आंधी चल रही है, उस आंधी को आपको रास्ता उसका मोड़ना पड़ेगा, उस आंधी को आपको रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकोगे तो फिर कल ऐसा हो जाएगा कि 1950 से पहले का भारत लौट आएगा। आपने देखा कि देश में नई संसद का उद्घाटन हुआ,
और इन्होंने वोट मांगे कि हमने आदिवासी समाज की राष्ट्रपति बना दी है। लेकिन आप ये देखो कि जब सम्मान देने का मामला आया तो उन राष्ट्रपति जी को एक बार बुलाना भी गवारा नहीं समझा। आप समझो कि जो हमारे सर्वोच्च पदों बैठे लोगों का सम्मान नहीं कर सकते तो वो हमें और हमारा सम्मान कर लेंगे क्या? ये बात आपको समझनी चाहिए। इसलिए क्योंकि कई मामले मेरी जानकारी में आए, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन्होंने नीले पट्टे गले में डाले हैं, जो हमारे नौजवान गुर्जर समाज के भी नेता पिछली बार मेरी गाड़ी में बैठ के मुझसे बहुत देर तक जिन्होंने वार्ता की थी, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास रुकेगा नहीं, समय रुकेगा नहीं। इतिहास आपके लिए भी समय रोक के खड़ा नहीं होगा। आपको भी आज से लगना पड़ेगा, भाईचारा पैदा करना पड़ेगा देहात में जाके। जो पिछड़े वर्ग के और हमारे कुशवाहा मौर्य साके और जो हमारे जो है पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको भी मैं नौजवान साथियों को, अपने नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपको भी गांव देहात में जाके भाईचारा पैदा करना पड़ेगा और वोट की शक्ति इकट्ठी करके आजाद समाज पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जब सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी, मेरी बात को आप लिख लो कि मध्य प्रदेश में मैंने महसूस कर लिया कि इस बार सत्ता की चाबी आपके हाथ में आने वाली है। आपके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। आप ये जान लो कि जब सत्ता की चाबी आपके हाथ में होगी तो आपका नेता ऐसा है, आपका भाई, कि आपके एक एक अधिकार को दुश्मन के जबड़े से छीन के आपके कदमों में निछावर करने का काम बहुत जल्दी कर देगा। जैसे टीकला गांव में आदिवासी समाज की झोपड़ी तोड़ी जा रही है। 40 आदिवासी मोहना से आए हैं, वो हमसे निवेदन कर रहे हैं, उनके कागज भी मेरे पास हैं कि भाई हमारी सरकार को उन्होंने लिखा, देखो सुनो ये सरकार कितनी हितैषी है। 15 साल से 70 घर की बस्ती बसी हुई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उसको प्राइवेट कंपनी को सौंपना चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं नहीं हटोगे तो बुलडोजर चला देंगे। आप ये बताओ, सरकार का काम लोगों को बसाना है या उजाड़ना है? आप बताओ सब लोग। जो अपने प्रदेश की जनता को उजाड़ना चाहते हैं वो सरकार क्या गरीबों के लिए अच्छी है? तो मैं अपने भाइयों को वचन देता हूं कि जब भी आपके साथ अन्याय की बात आएगी या कोई ऐसा मामला आएगा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी सरकारी बसें बंद कर दी है, जिससे नौजवान लोगों को जो रोजगार मिल रहा था वो लगभग खत्म सा हो गया उन विभागों में। हमारी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। इसके बाद कई ऐसे मामले जिनको मुझे आपको बताना, जैसे बैकलॉग भर्ती, हम 12 फरवरी को इकट्ठा हुए थे भोपाल में। बैकलॉग के पदों पे कोई भर्ती नहीं की जा रही है। SC ST OBC के नौजवान सड़क पे धूल फाक रहे हैं। SC ST OBC के लिए प्रमोशन में आरक्षण की मांग हमने की थी, उस पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। आकाश गुजर का परिवार भाई यहाँ है, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा नहीं चला, कोई मुआवजा नहीं मिला है। हमने मांग की थी कि जातिगत जनगणना कराई जाए, अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। OBC 27% आरक्षण जो दिया जा रहा था वो भी अभी पूरा नहीं दिया जा रहा है। डबरा क्षेत्र में SC ST की जमीनों को दबंग कब्जा कर रहे हैं, उनको मालिकाना हक दिलवाया जाए, ये भी हमारी मांग है। मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाला उजागर किया जाए। चोर चोर मौसेरे भाई, इनके लोग घोटाला करें, इनकी सरकार कहां से उजागर कर देंगे? आपकी सरकार आएगी, हर एक घोटालेबाज को हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखना। डबरा नगर पालिका में राजस्व विभाग में लगी 2014 से नामांतरण पर रोक को तत्काल हटाया जाए। ये कई इस तरह की समस्याएं, कई परेशानियां हमारे सामने हैं। हमने मांग रखी थी कि सरकार इनको सुनेगी, सरकार ने नहीं सुना। एक और मांग ये है, मुझे सफाई कर्मचारी अपने भाई मिले थे कि नगर पालिका में सफाई कर्मचारी अधिकतर महिला पुरुष जो है वो अनपढ़ हैं। उनकी मांग है कि उनको स्थायी किया जाए। 30-30 साल हो गए उनको गटर में उतरते हुए, सफाई करते हुए। मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि इंदौर सबसे साफ शहर है, उज्जैन सबसे साफ शहर है। किसकी वजह से? कोई अधिकारी जीप से जाके वहां सड़क को चाटता है क्या? कोई नेता जीप से जाके सड़क को साफ करता है क्या? हमारे समाज के लोग उस सड़क को साफ करते हैं और मेडल इनको मिलता है। इसलिए हमारी ये मांग है कि इनको स्थायी किया जाए। ये तो करे ना करे, मैं आपको वचन देके कहता हूं कि हमारी सरकार आने पे जो भी भर्ती यहाँ सफाई कर्मचारियों की होगी वो अस्थायी होगी।
सरकारी भर्ती होगी और जो पुराने भर्ती लोग हैं उनको सबको स्थायी करने का काम हम लोग करेंगे। ये मेरा आपको वादा है। कई भर्तियों के बाद हमने देखा कई मामलों के बाद देखा कि 12 फरवरी हो या कोई और बात, सरकार ने हमारी मांग को नज़रअंदाज किया। भाई आकाश गुर्जर जी का भी मामला है। अब हमने तय किया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हमने तय किया है कि जल्दी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश के मुख्यमंत्री का घेराव जो है वहीं भोपाल में करने जा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे तो हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके अपने संघर्ष को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे पार्टी, हमारा संगठन यहाँ ताकतवर है। हम लड़ना जानते हैं, हम अधिकार छीन के लेना जानते हैं। इसलिए जल्दी हम तारीख घोषित करके मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। और मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि से कहा था आपसे कि जल्द जो है मध्य प्रदेश में हम लोग साइकिल यात्रा शुरू करेंगे, जिसका नेतृत्व मैं करूंगा। बहुत जल्द हम लोग घोषणा करके बताएंगे कि पहली साइकिल यात्रा पहले चरण की किन किन जिलों से होकर गुजरेगी। हमने उसमें 500 साइकिलों की भी मांग की थी। कुछ साइकिलें मिल भी गई हैं, कुछ मिलनी बाकी है। हम गांव-गांव, गली-गली जाके बहुजन समाज में भाईचारा, उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए साइकिल यात्रा करेंगे। इसका नेतृत्व मैं करूंगा। दिन रात हम लोग साइकिल चला के गांव-गांव जाके मेहनत, अपना पसीना बहा के अपने लोगों को जोड़ने का, उनके विश्वास को हासिल करने का, आज़ाद समाज पार्टी के लिए जन समर्थन हासिल करने का काम करेंगे। जब वो यात्रा आपके कस्बों, क्षेत्रों, गांव में आए तो आप भी उस यात्रा का बढ़ चढ़ के स्वागत करें, अभिनंदन करें। ऐसी मेरी जो है आपसे प्रार्थनाएं हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी अधिकारियों ने शायद हमें समय दिया है। क्या समय है? लेकिन ग्वालियर कलेक्टर दिया, मुरैना कलेक्टर आने को तैयार नहीं रहा। चाहे तो मुरैना कलेक्टर बुरा आ सकता है, आज ही तो आने को तैयार मिल गया। 6:30 बजे हम ग्वालियर कलेक्टर से मिलेंगे, अपनी मांग रखेंगे भाई आकाश गुर्जर जी के मामले को लेकर। 6 बजे आईजी से मिलेंगे और 6:30 बजे ग्वालियर कलेक्टर से। और मुरैना के कलेक्टर साहब से मुझको मेरा संदेश है कि आपको तो अपने आप से आके उनकी इस परिवार की मदद करनी चाहिए थी। आप जो राजनीतिक शक्तियों के हाथों में खेल के हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, कलेक्टर साहब याद रखना, सरकार बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। आप नौकरी इसी प्रदेश में करेंगे, आपको ये कैडर मिला हुआ है। हम भी आपके साथ मिलकर जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। हम भी आपका अभिनंदन, स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत जल्दी की बात है, 4-6 महीने में चुनाव होने वाले हैं। जिनके इशारे पे हमारे भाई के हत्यारों को बचाने का काम कर रहे हैं, उनको बचा नहीं पाओगे, इस बात को याद रखना कलेक्टर साहब। मैं धन्यवाद देता हूं डबरा की महान जनता का, आयोजक कमेटी का, जिले की पूरी टीम का, डबरा विधानसभा की पूरी टीम का, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरी माँ बहनों का, जो एक टकटकी लगाए बैठी रहती हैं, जो जिनके प्यार के कारण इन बड़ी बड़ी ताकतों से उनका खून टकराने के लिए तैयार है, जिनके सम्मान के लिए अपने जीवन का हर एक पल निछावर करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। मैं उनसे विश्वास दिलाना चाहता हूं, गरीबी के दिन खत्म होंगे, बेबसी के दिन खत्म होंगे, लाचारी के दिन खत्म होंगे, बहुजन राज आएगा। जो सुविधाएं अमीरों को मिल रही हैं वो आपको भी मिलेगी। मैंने वादा घोषणा की है कि हमारी सरकार बनने पे 2 अप्रैल के जो शहीद हैं उन सब के शहीद परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। उन सारे मुकदमों को वापस लेके, जिन पे मुकदमे लगाए गए, उन सभी भाइयों को रोजगार से जोड़ के अपने पैरों पे खड़ा करने का काम हम करेंगे। उनको सम्मान पत्र हम लोग देने का काम करेंगे, जिससे समाज की लड़ाई लड़ने में कोई कोताही ना बरते। जिन्होंने जेलें काटी हैं उन भाइयों को भी हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। और अच्छे स्कूल कि गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ पाएं, अच्छे अस्पताल कि गरीबों को भी मुफ्त में या आसानी से इलाज मिल जाए, और न्यायपालिका में ऐसी व्यवस्था कि न्यायपालिका के जरिए न्याय मिलना आसान हो जाए। इन सब पे हम लोग काम करेंगे। हम लोग काम करेंगे बहनों की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। हम महिलाओं को घर तक रोजगार देने का काम करेंगे।
मैं अपनी बेटियों से भी कहना चाहता हूं, अपनी बच्चियों बहनों से, खूब पढ़ाई करो। अभी आपके भाई लोग आगे बढ़ रहे हैं, कल हम लोग ताकत में आके आपको रोजगार देने का काम करेंगे। हिम्मत मत हारो। आप बाबा साहब अम्बेडकर की बेटियां हो, आप फूले साहू की बेटियां हो, आप मां रमाबाई की बेटियां हो, आप सावित्रीबाई फूले की बेटियां हो, आगे बढ़ती रहो। इतिहास आपको याद रखेगा, आपके संघर्ष को याद रखेगा। ये कलयुग नहीं, ये कलम युग है और कलम की ताकत के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द कलम की ताकत हमारे पास होगी। जब कलम की ताकत हमारे पास होगी, हर शोषित के चेहरे पे खुशी आएगी, हर शोषित के चेहरे पे राज आएगा, हर शोषित को यह एहसास होगा कि आज उनकी गुलामी के दिन कट चुके हैं। पुनः आप सभी का धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई इन साथियों को जिन्होंने मेहनत की। भाई परवेंद्र घोरपड़े जी जो हमारी पाठशाला के हेड हैं, भाई वीरेंद्र बड़ोनिया जी, मक्खन कैन जी, अंकित धुरिया जी, गौरव जी, आकाश जी, हेमंत जी, अजय जी, सतीश जी, दीपक सचिन कैन जी, विक्की, पंकज, राहुल, संदीप, भूपेंद्र, सतीश, शांता, इन सभी कार्यकर्ताओं ने कड़ी धूप में विषम परिस्थितियों में इस प्रोग्राम को सफल करने में भूमिका अदा की। भाई आयोजक सत्येंद्र विद्रोही जी, राहुल वाल्मीकि जी, खेमराज भोज जी, नरेंद्र मोदी साहू जी और बाकी आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मंगल कामनाएं। ये जो मोहना की हमारी माताएं बहनें आई हैं, जिनकी जमीन प्रशासन हड़प रहा है, इनके लिए बहुत जल्द हम लोग जिलाधिकारी का घेराव करेंगे।